नमस्कार, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी फीवर में। नेट जेआरएफ की श्रृंखला में आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी प्रतिभागी देवी प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने 4 बार नेट और इस बार जेआरएफ में सफलता प्राप्त की है। तो हम आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट से विस्तृत जानकारी देवी प्रसाद जी का लेंगे और सबसे पहले देवी प्रसाद जी आपका ढेर सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद विशाल जी, इसके लिए कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। और दूसरा ये कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी लोग जुड़ रहे हैं, मैंने जैसे कि वीडियो देखा, एक जो इसके पहले हमारी 2 बहनें आई, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सरलता और बहुत सहजता के साथ उन्होंने जिन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, उससे कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे आके कि मैं अपनी बातों को रखूंगा, अपने अनुभव को शेयर करूंगा, जिससे जो हमारे तैयारी करने वाले हैं या जो इस तैयारी में आने वाले हैं, उनको एक बहुत सहजता के साथ उस माहौल में ढालने के लिए, पेपर को हैंडल करने के लिए और पेपर टेक्निक्स पे मैं कई सारे डायमेंशन को छूने की कोशिश करूंगा, मुझसे जितना ज्यादा हो सकेगा। तो इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपको मैं जैसे बता चुका हूँ कि देवी प्रसाद जी पिछले 4 वर्षों से लगातार नेट रहे हैं और इस बार जेआरएफ, तो मुझे उनसे ज़्यादा अनुभवी आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए कोई नहीं मिल सकता था। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा इनका सुझाव। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? जैसा कि एग्जाम में मैं 2 चीज़ों को पहले रखना चाहूँगा कि एग्जाम एनटीए जब से संस्थाई, उसके बाद का एग्जाम और एनटीए के पहले जो एग्जाम अच्छा, था। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। हाँ, दोनों के बीच में एक ड्रामेस्टिक चेंज हम कह सकते हैं, बदलाव नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को लगा क्वेश्चन पेपर को लेके, ठीक है? क्वेश्चन के नेचर को लेके, जिसकी वजह से पहले तो चीज़ें काफ़ी हद तक सरल थी, लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ के या चीज़ें करके हो जाते थे। लेकिन इधर जो मुझे एनटीए ने जब से अपने इसको लिया है अपने अंडर में, तब से मुझे लगता है कि चीज़ें टफ हुई हैं और लोगों को कहीं न कहीं समस्याएँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं उन्हीं सब विषयों को लेके कुछ बात बताना चाहूँगा कि कैसे-कैसे आपको करना है। जैसे मतलब कि मैं या अगर आपने बताया इन विषयों पे बात करने के लिए, तो मैं सबसे पहले पूछूँगा कि इसके लिए क्या पढ़ें हुँ, और कैसे पढ़ें? हुँ। इसके बारे में कुछ जानकारी आप देंगे? ज़रूर देंगे विशाल जी। इसके लिए मैं पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप कुछ भी करने से पहले जो एक मेन होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो सिलेबस होता है। आप सिलेबस को चाहे भगवान मान लीजिए, रामबाण, जो भी अपने शब्दों में जैसा भी आप उसको चाहें कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब मैं कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम या एनटीए के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सजगता भी रखनी होगी उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये, कि एक फाल्ट जो मैंने एनटीए का देखा है बहुत बड़ा, वो हिंदी और इंग्लिश वर्जन को लेके देखा है। हाँ, ये तो मतलब एनटीए क्या सारे आजकल के हाँ, एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आती है, जैसे यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, एनटीए के भी एग्ज़ाम में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा-सा अक्सर विवाद देखा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जेआरएफ में एनटीए में इनके साथ क्या हुआ था इनके तो सब्जेक्ट जैसे मैं में? स्वयं हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैं परेशानियां मैं झेला हूँ, तो उस अनुभव को मैं बेटर बता सकता हूँ कि चीजें हैं और दिक्कत कर रही हैं। जिस हिसाब से उसका जो गूगल ट्रांसलेट दिया जा रहा है, उससे बच्चों को जहाँ पे 2 क्वेश्चन उनके बनने हैं, वहां पे 2 क्वेश्चन गलत होके फाइट से बाहर हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना से ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और जितना से ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। और हाँ, एग्जाम हॉल में मोस्ट कंसंट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि एक तो पेपर का नेचर जो है बहुत लेंदी इस टाइम पूछ रहा है, और दूसरा अगर आप कंसंट्रेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हिंदी और इंग्लिश वर्जन केवल आप हिंदी पढ़ के अगर पेपर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे और जो आपको जेआरएफ की फाइट से तो बाहर कर देंगे, लास्टली आप हो सकता है नेट पे संतुष्ट हो जाए। ये चीजें हैं। तो मतलब एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है कि हाउ टू टैकल अ पेपर? हाँ, ये आपका सबसे बड़ा, और तो मैं कहता हूँ कि बच्चे को पहले इसी पे ही काम करना चाहिए कि पेपर देखना कैसे है, पेपर समझना कैसे है, पेपर को सॉल्व करना कैसे है। तो इसके लिए 2-4 पॉइंट मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो मैंने सिलेबस जैसे मैं आपको बता दिया। अब सिलेबस में आपको ये देखना है कि एनटीए ने एक काम ये बड़ा अच्छा किया कि उसने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अगर आप बहुत दाएँ-बाएँ नहीं जा रहे हैं, बस उसके सिलेबस पे काम करें, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें उन्होंने क्या कहते हैं 5 पार्ट्स कर दिए हैं।
हर पार्ट से 10-10 क्वेश्चंस। उसके बाद आप अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 10 पार्ट कर दिए हैं, हर पार्ट से 10-10 क्वेश्चन। तो अगर आप केवल सिलेबस देखते हैं तो ये पाएंगे कि है सीमित पढ़ना, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जब आप उनको पढ़ने जाएंगे तो उनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, और उन चीजों को समेटना कैसे। तो इसके लिए आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाइए सिलेबस के बाद। सिलेबस में जैसे मैं ये भी बताना चाहूँ, लेकिन यहाँ पे काफी लंबा बात हो जाएगी। अगर ये मैं बताऊं कि किस भाग से या किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको किस पे फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेट आप लगभग लगभग सब्जेक्ट देखेंगे कि आप 100% जा रहे हैं तो आप जेआरएफ हो जा रहे हैं, उससे नीचे हैं तो हो सकता हो कुछ ऐसे एक दो हर पार्ट, क्योंकि सबके पढ़ने का विषय नहीं है और हर कोई सब पढ़ भी नहीं सकता है। तो जैसे मेरा ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था, मैं उसमें जैसे प्रैक्टिकल मेरा बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं कोशिश करता था कि प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत पढ़ के 4-5 क्वेश्चन करके बाकी और सब पार्ट्स पे ज्यादा फोकस कर लिया जाए। क्वेश्चन पेपर का जैसे नेचर क्या है? क्वेश्चन पेपर का नेचर मैं आपको जैसे इस टाइम मैं पिछले 2-3 साल से जो रीड किया हूँ, वो एनटीए बहुत लेंदी पेपर कर रहा है। और लेंदी होने के साथ साथ तो जब पेपर लेंदी होगा तो वो टफ अपने आप हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन देता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन क्या कहते हैं, उन्होंने हिमालय के दर्रे पे पूछा था, और हिमालय के उस दर्रे पे उन्होंने 7 से 8 विकल्प दे दिए थे, ABCD में 7-8 विकल्प। अच्छा, यहीं पे ही नहीं खत्म हुआ एनटीए, इसके बाद उसने ऐसा कर दिया कि उसमें भी A और B और C और D ABC। तो ऐसे में ये होता है ना कि क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है तो बच्चे करते तो हैं, लेकिन उनको एक टाइम जो ड्यूरेशन होता है उसमें टाइम कम लगता है। अगर आपके अंदर वो तेजी नहीं है क्वेश्चन पेपर पढ़ने की, अच्छा वो तेजी आएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आप कितना पेपर सॉल्व किए हैं लगभग, चाहे ऑनलाइन कोई ले लीजिए या कोई क्या कहते हैं घटना चक्र की या अरिहंत की। अच्छा, एजीपी पब्लिकेशन जो ज्योग्राफी के लिए है, मैं उसको मतलब मैं अपनी तैयारी के दौरान बहुत अच्छा उसको अहम भूमिका माना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। तो तो देवी प्रसाद जी, जैसे आपकी इतनी चीजें सुन के लग रहा है कि इसमें शॉर्ट नोट्स की भूमिका अच्छी खासी होती है। अच्छी खासी भूमिका होनी चाहिए आपके पास, शॉर्ट्स नोट्स और प्लस रिवीजन। अगर ये दो चीज की कमी है तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जेआरएफ होना आपके लिए बहुत मुश्किल बात है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मतलब क्या है इसका कुछ हाँ, शॉर्ट्स नोट्स जैसे मैं फर्स्ट पेपर के लिए मैंने केवीएस मदान रीड किया। अब केवीएस मदान में ये एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि केवीएस मदान मोटी बहुत है, तो कभी कभी हैट्रिक हो जाता है उसे पढ़ना। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि पहले मैं केवीएस मदान के सारे चैप्टर को, या आप चाहे फोटो कॉपी करा लीजिए, या आपको अगर बुक के प्रति बहुत श्रद्धा है तो मैं तो क्या कहते हैं फोटो कॉपी कराया था, लेकिन बहुत लोग कहते हैं बुक फाड़ना है ये, तो आप और कुछ लोग उसको फाड़ फाड़ के थोड़ा थोड़ा कर लिए थे। तो इससे क्या होगा ना, आप के पास इतना छोटा सा, अभी आप जैसे शिक्षण अभियोग्यता पढ़ेंगे तो आपके पास टोटल इतना मैटर निकल के आएगा, तो आप उसको एक दिन में इजिली रीड कर सकते हैं बजाय कि इतनी मोटी बुक पलटने के। तो एक जो हैट्रिकपन है उससे आप दूर हो जाएंगे और चीजों को इजिली कर ले जाएंगे। तो शॉर्ट्स नोट से पहले अगर आप जैसे भी आप कंफर्ट जोन में रहें, आप दोनों में से कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। रिपीट क्वेश्चन भी इसमें चल रहा है आजकल ट्रेंड में। रिपीट क्वेश्चन का ट्रेंड एनटीए का हमेशा रहा है, और सीबीएसई जब करा रही थी तब भी था। तो हम कहेंगे रिपीट क्वेश्चन तो मक्का मदीना समझिए, उसको छोड़िएगा मत। अगर रिपीट क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जितने ज्यादा रिपीट क्वेश्चन आप गलत होंगे उतनी ज्यादा आप फाइट से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जब पेपर का पैटर्न बदला तो मैंने देखा है कि ज्योग्राफी शिफ्ट हुआ होता है, कोर ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट किया। हाँ, तो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी कुछ देंगे? विशाल जी, आप इंटरव्यू के साथ साथ लगता है कि पेपर एनालिसिस भी हैं, बहुत अच्छा आपने रीड किया है इस चीज को, कि वाकई में जो कोर ज्योग्राफी हमारा जो सेक्शन है वो क्या कहते हैं, जैसे स्थल मंडल हो गया, ठीक है, वायुमंडल हो गया, समुद्र मंडल हो गया और जैवमंडल। पहले क्या होता था ज्योग्राफी में, ये चीजें होती थी कि जो मोस्टली क्वेश्चन बनते थे वो तुम्हारे स्थल मंडल, जलवायु मंडल और क्या कहते हैं इनसे समुद्र मंडल, इनसे क्वेश्चन बन जाते थे। करीब 18 यहाँ से बन जा रहे हैं, 20 वहां से बन जा रहे हैं। अब क्या हुआ है, और ये सब चीजें आप नॉर्मली कोई बुक ज्योग्राफी की सविन सिंह उठा लेंगे, ठीक, एक दो बुक और भी कोई जैसे माजिद हुसैन की उठा लिए, या भारत का भूगोल RC, तो इन सब में ये सब चीजें मिल जाती थी। अब क्या हुआ है कि चीजें मोस्टली क्या कहते हैं शिफ्ट हुई हैं, जैसे आपके जैसे आवासीय भूगोल हो गए, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी हो गई, औद्योगिक भूगोल, और एक सबसे बड़ा जो मैंने ट्रेंड लाइन सी, तो ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा घुसने का पेपर कर रहा हूँ। वहां से चाहे आप व्यापार को लेके, चाहे ट्रेड पे, चाहे क्वेश्चन बन जा रहा है, या आफ्टर ग्लोबलाइजेशन चीजें को कैसे रिलेट करके उसके पहले के दौर में क्या था,
उसके बाद के दौर में तो, और ये चीजें जो हैं ये बहुत सीमित हैं, ये कहीं पे, तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, आप अच्छे से सिलेबस कवर करिए और अपना क्या कहते हैं एक बोध स्तर जो है आप उसको बढ़ाइए, सोचने की प्रक्रिया पे आप काम करिए कि चीजें कहाँ से रिलेट हो रही हैं, उनको कहाँ तक लेके जाना है। तब आप एग्जाम हॉल में ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आराम से टैकल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर आप एक समझ नहीं विकसित कर रहे हैं पढ़ने के बाद, तो फिर जो एनटीए जहाँ जा रहा है आप वहां पहुंच नहीं सकते हैं। तो देव प्रसाद जी, जैसे हम लोग भी पेपर देते हैं, जब पेपर में इतने पैटर्न में इतने चेंजेस हो, पेपर में इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ बताएं कि आप कैसे पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल हाँ, करते हैं। पहली चीज तो एलिमिनेशन का मैं ये कहूंगा कि तार्किकता पूर्ण चीज है, ये हाँ। कोई ये नहीं है कि आप आए बिना पढ़े, अगर आप पढ़े तभी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। एलिमिनेशन के लिए मैं एक चीज कहूंगा, तुक्के का भी अपना एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से नहीं जा रहे हैं तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, और उस तरीके का एक ही है कि आपने सारी चीजें कवर की हुई हैं, पीवाईक्यू कवर किया हुआ है, आपके पास शॉर्ट्स नोट्स हैं, आपने लगातार उसका रिवीजन किया हुआ है, तो आपको कुछ ऐसी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान दिखेगी, यार ये तो कुछ अलग सा नहीं लग रहा है कि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसमें कहाँ गई। बस आपको वही पकड़ना है जो अलग सा उस क्वेश्चन में दिख रहा है, क्योंकि आपको अल्टीमेट 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे के बीच में, और पेपर इतना लेंदी है कि क्या कहते हैं, आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है वो टाइम आपके पास कम पड़ जाए। तो इसके लिए यही कि आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अगर कोशिश करें, 2 4 10 भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो आपके पास 10 क्वेश्चन का उधर फायदा हो रहा है, 10 मिनट का आप फायदा पाएंगे। तो इससे आपको पेपर ट्रैकल करने में हो सकता है एक बार आप पेपर रिवीजन भी मार ले जाएं, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो इससे आपकी क्या कहते हैं सफलता की ओर आपका एक कदम और बढ़ जाएगा। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कितने नंबर थे, कितने में से? हाँ, पेपर फर्स्ट में मेरे क्या कहते हैं 34 क्वेश्चन सही थे, और क्या कहते हैं 50 में से? हाँ, 50 में 34 सही थे, और पेपर सेकंड में मेरे 69 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेपर फर्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी तक जो मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा था वो पेपर फर्स्ट के कारण ही नहीं हो पा रहा था। इससे पहले भी जब मैं 2 इंटरव्यू लिया तो उसमें भी उन लोगों ने यही कहा था कि सर पेपर फर्स्ट को लोग इजी ले लेते हैं और काम वहीं से बिगड़ता है। हाँ, तो हमें कुछ भी इजी नहीं लेना है। नहीं, कुछ भी इजी नहीं लेना, और पेपर फर्स्ट को सीरियस मतलब आपको 35 अप्रॉक्स जाना ही जाना है अगर आपको जेआरएफ लेना है तो किसी भी सब्जेक्ट से। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए मैंने जो चीजें पहले कही वही चीज एक बार मैं फिर से कहता हूँ, मेन सिलेबस, पीवाईक्यू, शॉर्ट्स नोट्स, रिवीजन, ये 4 चीज हैं। आप इन चारों चीजों पे आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे आप उतना ही अच्छा करेंगे पेपर में, ठीक। उसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देना है, जैसे आप एग्जाम हॉल रूम में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा धैर्य और क्या कहते हैं सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बोला कि क्या कहते हैं हिंदी और वर्सेज इंग्लिश का, तो इसमें आपको कोशिश करना है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दोनों पढ़ने हैं, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पढ़ने हैं। जैसे मैं एक 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक हमारा क्या कहते हैं जून 2020 का पेपर है, जहाँ पे एनटीए ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि वहां पे नाउन ही का प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर दिया। जैसे कि वहां पे हंटिंगटन होना था और उन्होंने हिंदी वर्जन में उसको हार्टसोन कर दिया और इंग्लिश वर्जन में हंटिंगटन है, तो इससे तो मतलब पूरा क्वेश्चन नेचर ही चेंज हो गया। दूसरा मैं ये कहूंगा कि क्लॉस का सिद्धांत है औद्योगिकरण का सिद्धांत, ठीक। उसमें उन्होंने पूछा कि इंग्लिश वर्जन उसका पूछा उन्होंने स्पेस इकोनॉमिक, और उसका क्या कहते हैं हिंदी वर्जन हुआ कि स्थान अर्थव्यवस्था, और उन्होंने उसका सीधे क्या कहते हैं अनुवाद किया है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। तो इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा मतलब अगर आप इन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो बचने की जरूरत मैं कहूँगा। 4 बार के नेट मतलब जेआरएफ 4 बार असफल आप रहे हैं, 5वीं बार में आप जेआरएफ हुए हैं, तो ये धैर्य आ रहा कहाँ से, कैसे? धैर्य के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि धैर्य एक प्रोसेस है, वो तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो नहीं है तो आप सफल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ये कहेंगे धैर्य आता भी कब, एक टाइम होता है कि इंसान धैर्य तोड़ भी देता है। धैर्य तब आता है जब आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पॉइंट से आप जब रुक रहे हो। तो पहले आप तो एग्जाम में पहले ये देख लीजिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेट जेआरएफ दे रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 10 नंबर 15 नंबर से रुक रहे हैं कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम दीजिए। अगर आप नेट हो जा रहे हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं सही मार्ग पे है, तो उसमें आपको बस एक धैर्य के साथ फिर आपको लगना है। लेकिन आप 1 प्रयास कर रहे हैं, 2 प्रयास कर रहे हैं, 3 प्रयास कर रहे हैं, तब भी आप नेट से ही आप अगर 8-10 क्वेश्चन पीछे हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे अपने पे खुद पे वर्क करना है, या फिर आप ये सोच लीजिए कि हो सकता है ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है,
आप किसी और तरफ मूव ऑन करिए, क्योंकि आज के समय में समय बर्बाद करना कोई बहुत उचित नहीं है किसी भी क्षेत्र में, कि आप एक ही चीज में जहाँ पे आपका कुछ नहीं हो रहा है अच्छा खासा आप टाइम वहां पे गवा देते हैं। तो दूसरा एक ये कहूंगा कि जेआरएफ, आपने कहा जैसे जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत और लक, दो चीज मैं इसके लिए जेआरएफ के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप मेहनत किए हैं तो कभी कभी ये होता है एक दो क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हैं, बहुत सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जा रही जैसे मान लीजिए आप अनुवाद ही नहीं पढ़ पाए, उसकी वजह से आप एक क्वेश्चन से रुक गए, तो जेआरएफ उसी नेट के प्रोसेस में आपको जेआरएफ कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन या पॉइंट से रुक रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने मेहनत की है तब, नहीं तो कोई इसका विकल्प नहीं है। देवी प्रसाद जी, आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। शिक्षा के बारे में विशाल जी, मेरा जैसे ये है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे बेसिकली मैं पहले ये था कि मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना था। अच्छा, जब मेरा एक दो साल मेरा जब दिल्ली में कुछ नहीं हो, तब मैं सोचा कि कुछ नहीं, चलिए नेट जेआरएफ की तरफ थोड़ा देख लेते हैं, अगर कुछ हो जाए यहाँ से तो ठीक है, क्योंकि समाज में गांव में ये बताने के लिए कि जब भी जाओ क्या कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने एक तरीके से नेट जेआरएफ किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लगेंगे तो होगा जरूर नेट जेआरएफ। तो देवी प्रसाद जी, आप मुझे एक बात और बताइए कि कल को आप एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस देश में शिक्षा नीति में क्या बदलाव होनी चाहिए? शिक्षा नीति में जो सबसे ज्यादा काम होना चाहिए वो प्राइमरी एजुकेशन पे काम होना चाहिए, जो बहुत ही डाउन यहाँ पे है, कि जैसे दो तीन चीजें हुई लेकिन नई शिक्षा नीति का भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा है। फिर चाहे, और ये आप कह लीजिए कि नीतियां अच्छी आई हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका क्या कहते हैं उस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिससे उसका असर नहीं दिख रहा है। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन पे अगर अच्छे से काम हो जाए तो आगे आके जैसे हम लोगों को कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ी यहाँ पे आके, तो वो मेरी कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में या फिर उससे थोड़ा क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे वो सब चीजें हमने नहीं काम किया, कि जिसकी वजह से मुझे आके यहाँ पे काम करना पड़ा। आप मुझे अपने हॉबी के बारे में कुछ बताएं। हॉबी, हाँ विशाल जी, अच्छा क्योंकि क्वेश्चन है, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद इतना समय देता है, तो कुछ समय आदमी अपने लिए निकालता है। हॉबी के लिए मैं कहना चाहूंगा विशाल जी कि हॉबी हर इंसान को अपने अंदर रखनी चाहिए, नहीं है तो आप उसको जनरेट करिए लेकिन रखिए जरूर। हॉबी का बहुत बड़ा रोल होता है, आप किसी टाइम डिप्रेशन में आते हैं, आपका किसी टाइम मन नहीं लगता क्योंकि आप घर से दूर हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इंसान के स्वाभाविक नेचर में आती हैं, अगर आप उन सब चीजों से आपको बचना है तो हॉबी एक बहुत अच्छा माध्यम है इन सब चीजों से बचने के लिए। इसके लिए मेरी जो सबसे अच्छी हॉबी, मैं बुक बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है, और बुक पढ़ने का मैं सजेशन सबको दूंगा, आप सिलेबस से हट के जाइए और पढ़िए, उसके बाद दुनिया देखिए, सारी चीजें हैं बुक में, कोई भी बुक आप दुनिया की हर चीज, अगर आपको कुछ ढूंढना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बुक पे जाइए, मैं ये कहूंगा बहुत सस्ती मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिल रही हैं, आप उनको पढ़िए। जैसे एक दो बुक मैंने जो पढ़ी युval नोआ हरारी की होमो सैपियंस, मतलब वो आपका पूरा एकदम मतलब चीजें, हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हम कैसे यहाँ तक आए, ठीक है, मतलब एक आदम से क्या कहते हैं हम तकनीकी तक कैसे पहुंचे, अगर वो सब चीजें अगर आपको देखनी है तो आप वो किताबें पढ़िए। मैं स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल किताबों में जाना चाहते हैं तो क्या कहते हैं हिमालय के योगी आप देख लीजिए, ठीक, और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी वो आप देख सकते हैं, मतलब सब किताबें आपको अपने लक्ष्य के करीब ले गए। दूसरी हॉबी जो मेरी थी वो बैडमिंटन में जैसे लगातार खेलता हूँ। गेमिंग में कहूंगा कि एक न एक गेम आप रखिए, क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है गेम का। और थोड़ा हमारे गांव घर में बचपन से सिखाया जाता है खेलो कूदो मत पढ़ो, मैं इस चीज को मतलब आज इस अवस्था में पहुंच के मैं कहता हूँ नहीं, खेलना जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है लेकिन उतना खेलना भी जरूरी है। मतलब देवी प्रसाद जी, आपकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि जैसे हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति को हर स्तर पर पहुंचा देती है। तो आपसे बात करके काफी बढ़िया लगा और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। ढेर सारा शुक्रिया आपका। जाते जाते विशाल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है, तो आप लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं विशाल जी के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी चीजें होंगी मैं हमेशा आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद आपकी पूरी टीम को।
जिन्होंने धन्यवाद। इतना मेहनत किया। आपका यहाँ बने रहने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, देवी प्रसाद जी से आपका और भी कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए। और अगर आप फिर बोल रहा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आपसे जल्दी।